हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आईएएस हेल्प डेस्क। इकोनॉमी रिवीजन सीरीज का ये दूसरा चैप्टर है जिसमें इस बार हम कवर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें। लास्ट में मैंने दो तीन स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं, रिलेटेड टर्म्स जो हैं पॉवर्टी से और अनएम्प्लॉयमेंट से हैं, उनको थोड़ा एलैबोरेट किया है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। तो पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहली चीज, व्हाट इज पावर्टी, एस्टिमेशन ऑफ पावर्टी इन इंडिया। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी बार चेंजेस हुए हैं कि कभी कैलोरी को लेके, कभी रुपए को लेके। फिर उसके बाद व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सबसे लास्ट में रिवाइज करेंगे एक साथ इकोनॉमी के। ठीक है, मैं एक बड़ा वीडियो या फिर दो तीन छोटे छोटे वीडियो करके सारे रिवाइज करवा दूंगा, और कैसे उन्हें सॉल्व करना है इवन इफ यू आर फॉरगेटिंग थिंग्स। ठीक है, ये भी बताऊंगा। अदर रिलेटेड टर्म्स इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पावर्टी क्या है। पावर्टी, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल फिनोमेना इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नीड्स इवन। मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान जो हम बोलते हैं। सिंस द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी वी हैव अ स्लोगन की रोटी कपड़ा और मकान। तो वो अभी भी बेसिक इनपुट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो पुअर सेक्शन होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पावर्टी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी, एक होती है रिलेटिव पावर्टी। तो एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, वो कंडीशन जहां पे हाउस होल्ड की इनकम जो है नेसेसरी लेवल, सपोज करिए फूड शेल्टर और हाउसिंग को फुलफिल करने के लिए जो इनकम चाहिए उससे कम होती है। ठीक है, दिस कंडीशन मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम। तो आप सपोज करिए कि आपको चाहिए 1,000 रुपए खाने के लिए, घर का किराया देने के लिए, या फिर घर को मेंटेन करने के लिए और कपड़ों के लिए। वो भी नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया। इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज का कंडीशन कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं ना कि इंडिया इज दिस मच पुअर देन दिस कंट्री, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू ही करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये बदलती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सपोज करिए कि जीडीपी पहले 1991 में, या हम और पहले जाएं तो 2% 3% की ग्रोथ में थी। ये 2009 से 15 2016 तक आप देखेंगे कि 8% की ग्रोथ तक गई है, लेकिन पावर्टी लेवल उस रेट से नीचे नहीं आया है। ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट पावर्टी नहीं घटती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जैसे मैं एक और टर्म बोलूंगा कि जो पॉपुलेशन सेक्शन, जो सेक्शन बेसिक इनकम नहीं अर्न कर पाता है, बेसिक जीजी विशा अपनी लाइफ को चलाने के लिए बेसिक पैसे जो चाहिए, रुपए चाहिए, वो नहीं कर पाता है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल सेक्शन होता है। तो उसको हेड काउंट, एक टर्म होता है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो कैलकुलेट कैसे, वो उस मेजर को क्या कहते हैं, हेड काउंट रेशियो। ये लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब दूसरा आया रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, जब हाउस होल्ड रिसीव्स 50% लेस देन एवरेज हाउस होल्ड इनकम। तो इस केस में होता क्या है कि आदमी बेसिक नीड्स तो फुलफिल कर लेता है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे ऊपर जरा सा भी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ गए आप कि जैसे ही उसके पास सपोज करिए 1,000 रुपए दिन का खर्चा है, तो वो 1,000 रुपए तो अफोर्ड कर लेगा, 1,000 रुपए है उसके पास। लेकिन अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, सपोज करिए कि स्कूल, बच्चों के स्कूल के ड्रेस के लिए, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा एंड देन ही इज हेल्पलेस। तो इस केस में क्या होता है, ये चेंजेबल होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ये चेंजेबल होगा, क्योंकि जो इंसान 1,000 रुपए कमा रहा है किसी एक जगह पे, 1,000 रुपए उसकी फिक्स इनकम एक है डेली की, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है कि उसका थोड़ा थोड़ा इनकम भी बढ़ेगा एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो उस केस में ये विथ विथ ग्रोथ इसको घटाया जा सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी को बोलेंगे कि कम भी हो रही है। ठीक है, अब अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेजर करना है कि कितनी बराबरी है, इक्वालिटी कितनी है सोसाइटी में, जैसे मुकेश अंबानी और मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तो कितनी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी है, तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी से कंपेयर करेंगे। क्यों,
चीजों को खरीद पाने की क्षमता, कि मैं क्या लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूं या नहीं, मुकेश अंबानी खरीद सकते हैं ऑब्वियस है ना, तो खरीद पाने की क्षमता, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी में जाएगा। तो इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी, तो ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, बहुत यूपीएससी बहुत ही बेसिक सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा अंदर जाके बहुत बड़े बड़े वीडियो, बहुत डिटेल्ड में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर डिटेल में उनको चाहिए तो वो इकोनॉमिस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे, आप सोचिए जरा। स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन अगर उनको डिटेल्ड स्टडीड लोग चाहिए होते हैं तो स्पेशलाइज्ड लोगों को सिलेक्ट करते हैं ना, इसलिए बेसिक चीजों को क्लियर रखिए। तो इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। एक होता है क्वांटाइल इनकम रेशियो। क्वांटाइल इनकम रेशियो क्या है, वो एक तरीका है जिससे हम मेजर कर सकते हैं इनइक्वालिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। एवरेज इनकम ऑफ रिचेस्ट 20%, जो सबसे अमीर 20% है, उनकी एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%, तो क्वांटाइल इनकम रेशियो आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है, इस रेशियो से। ठीक, कि जो ऊपर वाले हैं उनका मान लीजिए 5 आया तो नीचे वाले का 0.5 आया, ये है डिफरेंस, ठीक है। अब क्या है, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वन टू एस्टिमेट वाज डॉक्टर वीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ। तो ये दो नाम हैं जो आपको याद हो तो अच्छा है, मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें जरूरी नहीं है यूज करना, लेकिन यूज करने से एक इफेक्ट तो अच्छा आता ही है डेफिनेटली, है ना। तो सबसे पहले जब आजादी के बाद पॉवर्टी का कैलकुलेशन की कितनी पॉवर्टी है इस देश में, उसको कैलकुलेट करने के लिए तो मिस्टर दांडेकर और नीलकंठ रथ, इन्होंने इनको दिया गया जिम्मेदारी। तो इन्होंने क्या बताया, दे फिक्स्ड मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा न्यूट्रिशन नीडेड एज 2250 कैलोरीज। वो इन्होंने अर्बन और रूरल में डिवाइड नहीं किया, बस इतनी कैलोरीज बता दी कि दोनों में, अर्बन में भी और रूरल में भी, सबको 2250 कैलोरीज चाहिए। अब एक और इसमें ये डाला कि टू परचेज टू 2250 कैलोरीज इन रूरल अमाउंट वाज अज्यूम्ड टू बी 180 रुपीज, फॉर अर्बन एरियाज इट वाज अज्यूम्ड टू बी 270 रुपीज पर कैपिटा पर एनम, ठीक है। ये 1960-61 में निकाला गया था प्राइसेस, ठीक है, ये 1960-61 में फिक्स किया गया था ये प्राइस। फिर 1993 में प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप एक बनाया गया, तो उन्होंने अपना डाटा सबमिट किया, तो उन्होंने बोला कि अब 2250 कैलोरी नहीं, अब 2400 कैलोरीज की जरूरत होगी। कहाँ, रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरी होगी अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में ज्यादा क्यों, क्योंकि वहां पे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। और 1993 की बात कर रहा हूँ, जहां पे हमारी मोर देन 70% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर एंड ऑल में लिप्त थी। वो सारा जो हमारा इकोनॉमी का बर्डन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा था उस टाइम, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं होते, लिबरलाइजेशन और आपका ये डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है। तो रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम कैलकुलेट करते हैं रूरल पॉवर्टी आज की डेट में, और अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं हम लोग अर्बन पॉवर्टी। ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर जब सारी चीजें हो गई और उसके बाद भी नहीं समझ में आया कि अब कैसे कैलकुलेट करें पॉवर्टी का, क्योंकि एस्टिमेशन कुछ था और एब्सोल्यूट में कुछ और था, तो तेंदुलकर कमेटी बनाई गई पॉवर्टी में, ठीक है। ये याद रखना है पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, यूपीएससी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन कौन सी कमेटी पॉवर्टी के लिए बनाई गई। तो जो कमिटीज है वहां मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस कमिटी अडॉप्टेड अ न्यू मेथड फ्रॉम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन टू न्यूट्रिशन हेल्थ एंड अदर एक्सपेंडिचर लाइक क्लॉथिंग फुटवेयर बेस्ड एस्टिमेशन। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कमिटी ने इस बेसिस पे पॉवर्टी को एस्टिमेट किया, ठीक है ना। तो कैलोरी बेस खत्म कर दिया तेंदुलकर कमेटी ने, फिर उन्होंने कहा न्यूट्रिशन हेल्थ और अदर एक्सपेंडिचर्स लाइक क्लोथिंग फुटवेयर एंड बेस्ड एस्टिमेशन लगाया। तो उस हिसाब से ऑल इंडिया पॉवर्टी कितनी थी, 37.2, रूरल थी 41.8 और अर्बन थी 27.7। ये क्या है, हेड काउंट रेशियो के बेसिस पे परसेंटेज बताते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैंपल्स कौन कलेक्ट करता है, सैंपल्स डाटा कहां से मिलता है हमको, एनएसएसओ के सर्वे से, ठीक है। ठीक, तो एनएसएसओ का जो सर्वे होता है वो डाटा कलेक्ट करता है और उसके फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन में जिसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी हो गई। अब दूसरी कमेटी पॉवर्टी के लिए कौन सी है, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने फिर से कैलोरी बेस्ड, तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरी का बेसिस हटा दिया था, ठीक है।
अब रंगराजन कमेटी ने क्या बोला, फिर से कैलोरी बेस्ड मेथोडोलॉजी यूज किया, प्लस उसके साथ और क्या किया, अकाउंटेड फॉर न्यूट्रिशन फैट एंड अदर एसेंशियल नॉन फूड आइटम टू अराइव एट पॉवर्टी लाइन, कि अगर इतनी कैलोरी होनी चाहिए प्लस इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए बॉडी में, इतना कंटेंट होना चाहिए मसल्स का, प्लस उसके साथ ये नॉन एसेंशियल आइटम्स खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए, तब जाके माना गया कि ये है पॉवर्टी लेवल, और इसके ऊपर और इसके नीचे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये था छोटा सा पॉवर्टी थी। फिर उसके बाद आ गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज व्हेन समवन कुड वर्क एंड वांट टू वर्क बट इज अनेबल टू फाइंड सुटेबल जॉब। तो हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। इच्छा तो है काम करने की लेकिन सुटेबल जॉब नहीं मिल रही है। अब क्या है अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट। अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेट इंडिया में कैसे लगाते हैं, तो ये तीन पहले सिचुएशंस समझिए। ये तीन सिचुएशंस क्या है, एक ये है कि वर्किंग और बीइंग एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब काम कर रहे हैं और किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, ठीक है, तो मतलब वो काम कर रहे हैं। फिर दूसरा है बीइंग नॉट एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी एंड आइदर मेकिंग एनी टेंजिबल एफर्ट टू सीक वर्क, मतलब ना कहीं इन्वॉल्व है, ना कोई टेंजिबल एफर्ट लगा रहे। टेंजिबल मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल आप लोगों को डिफरेंस पता है, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, वो हमारा इनटेंजिबल हो गया कल्चर, ठीक है। नॉट वर्किंग नाइदर अवेलेबल फॉर वर्क, ना ही काम कर रहे हैं और ना ही काम के लिए अवेलेबल हैं। ये दो तीन कंडीशंस हैं। अब हम एस्टिमेट्स कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे पहली दो कैटेगरी, इसमें अगर हम पहली दो कैटेगरी फर्स्ट और ये ऊपर वाली दो कैटेगरीज, ये वाली और ये वाली कैटेगरी अगर आया, तो पर्सन इन दिस कैटेगरी ये क्या बोलेंगे, ये लेबर फोर्स है, ठीक है। ये काम चाहती है लेकिन ये कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लेबर फोर्स है, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी में लोग आएंगे, जो दूसरी कैटेगरी में लोग आएंगे, ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयड है, ये काम चाहते हैं, टेंजिबल एफर्ट सुटेबल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है, इनको नौकरी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये तीसरी कैटेगरी, ये लेबर फोर्स में नहीं काउंट की जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ना ही अवेलेबल है काम के लिए, ना ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली दो कैटेगरी को लेबर फोर्स बोलेंगे, जो काम चाहती है लेकिन दे आर सीकिंग वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग, और दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनी वर्क, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉल इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एटसेट्रा। इट इज ऑफ लॉन्ग रन नेचर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ये 2016 से लेके 2020 है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 के पहले हम लोग 2G पे थे, ठीक है। अचानक से 4G आया, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल, ये सारी चीजें हो गई, तो ड्रास्टिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, तो बहुत सारा मैन पावर रिप्लेसमेंट हुआ। अब आप समझिए कि जब 5G आ जाएगा तो ये जो बहुत सारे टावर्स लगते हैं, ये टावर लगते हैं ना, ये और बहुत सारी चीजें और बदल जाएंगी, तो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि इंडिया के पास प्रॉब्लम ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंस 1991 इज वीक। वी डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर। हम जॉब का मतलब हम व्हाइट कॉलर जॉब ही समझते रहे हैं हमेशा, तो हम हमेशा से ही सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट रहे हैं। हम सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है हमारी जीडीपी में, हमारी जीडीपी ग्रोथ में, हमारे देश की ग्रोथ में 50% से ज्यादा, फिलहाल 49%, अब नया जो तरीका है उससे 49% से ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर मतलब आपने प्रोग्रामिंग की या आपने डाटा बनाया या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो किस हद तक आप कितना आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, टर्जरी हुआ सर्विस सेक्टर, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, वहां पे अगर एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम लाख सर पटक लें, लाख सरकारें बदल लें, लाख नए नए तरीके ढूंढ लाएं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट वी आर सीकिंग फॉर, ठीक है ना, हमें नहीं मिलने वाला। कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हुए हैं इधर 3-4 सालों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, और ये सारी चीजें, इंटरनेट ऑफ थिंग, फिर आपके पास सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ा है, तो वो जो मार्केट थी, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती थी, वो सारी चीजों में जो है बहुत ज्यादा गिरावट आया है, ठीक है। फिर हो गया आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs when people changes from one job to another and remains unemployed
एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इंटरवल पीरियड। अब सपोज करिए मैं HCL से डेल में गया तो 15 दिन के लिए ब्रेक मिला, तो वो 15 दिन सैलरी नहीं मिली, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आर फायर्ड फ्रॉम जॉब ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी या रिसेशन में। ये अभी जैसे कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया तो उठा उठा के बाहर करना शुरू कर दिया, तो ये हो गया आपका साइक्लिकल। ठीक, तो ये तीनों याद रखिए। फिर आया आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? पीपल आर एम्प्लॉयड बट देयर प्रोडक्टिविटी इज जीरो। अब ये कैसे समझेंगे आप सपोज करिए कि 5 ब्रेड के पैकेट बनाने के लिए 4 मजदूर चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है 6 मजदूर है, तो 6 लेबर मिलके भी 5 पैकेट बना रही है, 3 लेबर मिलके भी, 4 लेबर मिलके भी 5 पैकेट बना रही है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? जीरो। तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, इस केस में क्या है? प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, और हो सकता है कि प्रोडक्शन स्लो हो तो निकाल दिया जाए। प्रोडक्शन ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल एजुकेटेड पर्सन फेल्स टू गेट जॉब एज पर हिज हर क्वालिफिकेशन, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर विल लिव विदाउट एनी वर्क और फाइंड एनी वर्क टू डू, कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि किसी काम के बगैर रहते हैं या फिर कोई भी काम उनको नहीं मिल पाता है। वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में अर्बन एरियाज में बहुत सारे, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स, 10 लाख से 12 लाख इंजीनियर्स जो है क्वालिफाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको उस लेवल की जॉब नहीं मिलती है, मिलती ही नहीं है कई बार, इस समय तो नहीं मिल रही है। फिर आप कहोगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। बंदे ने बीटेक कर रखा है लेकिन उसको नौकरी सरकारी मिली है क्लर्क की। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स आर अवेलेबल बट पीपल वांट टू रिमेन आइडल। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मतलब इन जनरल है कि 2 से 3% नेचुरल इनएविटेबल है, हर कंट्री में होता ही होता है। तो ये हो गए आपके 6, 3, 9 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट। ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये स्टेट PSC में भी आ सकता है, UPSC में भी आ सकता है, तो मैं बोलूंगा कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपका सम रिलेटेड टर्म्स जो मैंने शुरू में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अर्नस्ट एंगल्स लॉ है ये। अर्नस्ट एंगल्स सेड दैट विद इंक्रीज इन इनकम द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन फूड फॉल्स डाउन बट एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज। कैसे? आप सपोज करिए कोई 1500 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, 750 रुपए उसने खाने पे खर्च किए। ठीक, फिर 10 साल बाद वो 15,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन खाने पे उसने क्या किया, सिर्फ 1,000 ही खर्च किया या 1500 खर्च किए। तो परसेंटेज देखिए, 1500 का 50% हुआ 750%। ठीक है, लेकिन 15,000 का 1,000 रुपए या 1500 रुपए सिर्फ 10% हुआ। तो उसने क्या हुआ, परसेंटेज के टर्म्स में, रेशियो के टर्म्स में, उसके एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, स्पेंड फूड पे जो खर्चा हो रहा है वो कम हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ गया, 750 से 1500 हो गया। ठीक है, यही बस कहा था एंगल्स जी ने, अर्नस्ट एंगल ने। अब लॉरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉरेंस कर्व इज अ कर्व मैप्स द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ अर्नड और appropriated and percentage of people earn the particular percentage of income or wealth। मतलब ये कि कितनी इनकम हुई और कितने लोगों ने को वो वेल्थ कितने लोगों तक गई। तो एक्चुअली में ये इनकम इनइक्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए कर्व यूज होता है। मैंने इसका कर्व बनाया, ये इसमें डाला भी है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है। मतलब अब आप देखिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जब बराबर चल रहा है, जब 20 से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बराबर से चल रहा है, तो मतलब जितनी क्यूमुलेटिव इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ रही है, उतनी पॉपुलेशन में डिवाइड हो रही है। 10 लोग हैं तो 10 लोगों ने ही 10 करोड़ रुपए कमाए हैं मिलके, 1-1 करोड़ सबको डिवाइड हो गया, इक्वालिटी हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या बताता है, ये कर्व जितना ज्यादा बेंड होगा, जितना नीचे आता जाएगा, उतना कम पॉपुलेशन उतनी ज्यादा पैसा कमाएगा। सपोज करिए अभी जो फिलहाल है कि 1% लोग, देश का 60% वेल्थ है लोगों के पास, 1.5% या 5% लोगों के पास, देश का 50 to 60% वेल्थ है उनके पास। तो ये आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और इनकम के बीच में कर्व होता है, जो डिसाइड करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है इनकम में। ठीक है, तो बीच वाली जो ये लाइन है, ये परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब अगर 10 करोड़ है तो 10 लोग का है तो 1-1 करोड़ सबका। लेकिन जो ये कर्व, लॉरेंस कर्व, जो ये बी सेक्शन है, ये क्या है, इसमें अलग है। ठीक, अब अगला है गिनी कोफिशिएंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, मेजर्स द इनइक्वालिटी यूजिंग लॉरेंस कर्व। इट इज अ रीजन बिटवीन एरिया अबव लॉरेंस कर्व एंड एरिया बिलो द लाइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये वाला एरिया जो है
ये बीच वाला जहाँ ए लिखा हुआ है, लॉरेंस कर्व लिखा हुआ है, ये वाला एरिया। तो ये क्या मेजर करता है? इनइक्वालिटी, कितनी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, ठीक है। एरिया अबव लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। कुज़नेट्स कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। कुज़नेट्स कर्व सेज दैट इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी इनिशियली द इनइक्वालिटी विल इंक्रीज, पहले इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, एंड विथ इंक्रीज इन ग्रोथ द इनइक्वालिटी विल कम डाउन, जैसे ही ग्रोथ बढ़ेगी इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक रोस्टोवो की एक थ्योरी भी है, रोस्टोवो की थ्योरी है, वो भी यही कहता है कि अगर शुरुआत में तो कैपिटलिज्म आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, फिर लेटर ऑन क्या होगा, सोशलिज्म आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, ठीक है। तो ये था हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक से, मैं इसके साथ पीडीएफ भी दूंगा एक, वो भी पढ़ लीजिएगा। और कोई और अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए या आईएएस हेल्प डेस्क विजिट करिए। और अब हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम पेज का भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ आप कनेक्ट हो जाइए, तो डेली जो भी आपको अपडेट्स है, न्यूज़पेपर अपडेट्स एंड ऑल है, वो आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलते हैं, नमस्कार।